Welcome to DRTSPR show. My Dr. Tangella Shivaprasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, Swagatam, Suswagatam, a warm welcome to Sukhdev Singh ji, Punjab se, Bhatinda, wahan se. This is an important topic. There is a big discussion going on after 2024 budget by our great finance minister, women minister. It is a record budget by a women minister. We salute her. But how good this budget is for Indians, only God knows. No one is happy. Middle class is not happy. Poorer, they are becoming so poorer. Richer, they are becoming so richer. 5,000 crores for a wedding. And you see Adani, wherever he goes, he is getting ports, airports, all business contracts to Adani companies. And what is happening? Bridges are collapsing, airports leaking, including parliament building. Which cement is it? Ambuja, Adani cement? We will come back to that later. So highways getting breached, all those constructions, commissions, electoral bonds, illegal money to political parties. Namaskar. That is agenda. Leaving all those, NEET, now when it comes to education, विद्या पर आती है, लीक के ऊपर लीक. और सुप्रीम कोर्ट ने भी इतने, जैसे गावस्कर की सेंचुरी, गावस्कर ने सेंचुरी मारी, भारत हारी. तो यही हो गया हमारे सुप्रीम कोर्ट के नीट के मुकाबले में. 2 महीना चला, बाद में बोली नो रीटेस्ट. वही तो, गावस्कर सेंचुरी मारते हैं, भारत हारती है. क्रिकेट का मौसम है, बर्बाद कर रहे हैं लोगों को. लाइव टेलीकास्ट लगाकर ना पढ़ाई करने देते, ना रोजगारी पर जाने देते, ना घर वाले कुछ काम करने देते. लाइव. और खेल ऐसा है, खिलाड़ियों को खरीदा जाता है, वहां पर कोई रोक नहीं. आज तक मैं और सुखदेव सिंह साहब जब खेलते थे, हमको कोई नहीं खरीदा भाई. अब तो खिलाड़ियों को खरीद रहे हैं. खरीद रहे कौन? वही कारपोरेट लोग जो पैसा लगाते हैं, फूल बनते हैं, फूल टूट जाती है, रोड करते हैं, हाईवेज वो खत्म हो जाती है. एयरपोर्ट लीक पानी आता है, जहां पर सुविधा होना चाहिए कि पानी ना आए, लेकिन पानी ही पानी. जहां पानी होना चाहिए वहां नहीं. वायनाड का स्थिति देखिए, कमजोर लोग जो काम करने जाते हैं, पानी बरसात, उसके साथ ये लोग जाते हैं, मर जाते हैं. किसको पड़ी? तो ऐसे ही कारपोरेट्स, क्योंकि जब हमारे सिंह साहब खेती बाड़ी करके अनाज या कोई वहां से निकलता है, तो उनको क्या दाम मिल रहा है? मेरे देशवासियों, आप जरा तो सोचिए. हमारे सुखदेव सिंह साहब को क्या दाम मिल रहा है? और हम, मेरे देशवासियों, हम जब खरीदने जाते हैं, तेल हो या दाल हो, वहां उनको मिलता रुपया. हम जब खरीदने जाते हैं 200 रुपया. तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं. उनको 30 मिलेगा, जब 40 मिलेगा, 50 मिलेगा, चलो भाई 100 मिलता है, चलो लिबरली 100 मिलता है. हमारे खेती बाड़ी करने किसान जब वो अपने फसल बेचता है, तो हम जब खरीदने जाते हैं वही फसल को, तो हम दुगने त्रिगुने दाम देते हैं. वहां किसानों की जो आय दुगनी करनी थी, वहां तो नहीं हुई भैया. 2020 के बाद, कोविड-19 के बाद, जब 80 रुपए दाल आज बढ़कर 200, 240, 3 गुना बढ़ गई. हमारी जॉब तो कतरी जा रही है. क्या हमारी आमदनी बढ़ी? नहीं. ना किसान खुश है, जो खरीदने जाते, हम जैसे देशवासियों खुश नहीं है. फिर ये बीच का पैसा कहाँ जा रहा है? इसीलिए देशवासियों, ऐसे बजट और ऐसे वीडियोस हमको लड़ाने की एक बड़ी साजिश है या नहीं, आप सोचिए. इसीलिए शो मैं उनसे पूछताछ करने वाला हूं, भाई ये पैसा कहाँ जा रहा? इसका पहले स्टोरेज हम जब करते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रेशन शॉप्स में या कभी मार्केट में, इस तरह की विपत्करी परिस्थिति में ये लोग ये बांटते थे. लेकिन स्टोरेज फॉर एफसीआई, वो गोडाउन्स कहाँ गए भाई? वो वेयर हाउसेस कहाँ गए? कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स कहाँ? अदानी अंबानी लेकर गए क्या? ये खरीदते हैं काफी कम दाम से लोगों के, हमारी खेती बाड़ी करने किसानों से. अच्छी तरह से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया. सब कुछ प्राइवेट, ये लोग निकाल के वहां पर स्टोर कर लेते हैं.
मनमानी शॉर्टेज क्रिएट करते हैं और एकदम दाम बढ़ाते हैं। जैसा कोविड-19 के पहले आप ही सोचो, तेल हो, चावल हो, दाल हो, क्या दाम कीमत था, आज क्या कीमत है। और जो फसल जो करता है खेती बाड़ी करके किसान हमारे, उनको क्या मिल रहा है। फिर ये दाम इतने बढ़कर क्यों गए, कहां जा रहे हैं ये पैसा। तो यही पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स है बाबा। पॉलिटिकल राजनीतिक दल को दिया जाता है, राजनीति करने वालों को दिया जाता है। उसका क्या जाता है, उसको सब कुछ मुफ्ती मुफ्त है। लेकिन जाता किसानों का, हम जैसे गरीब भारतीय वासियों का। और गरीब इसीलिए कहता हूं को, हमारे साथ में जो काम करके कमाते हैं, जो टैक्स कटता है एम्प्लॉय, उनका भी जॉब करता है, वो भूल जाते हैं, वो जाके खरीदते हैं। वही किसान को कुछ नहीं मिल रहा, आप खरीदने जाते टैक्स करने के बाद, फिर जीएसटी आप पर लागू। ये सही है, लेकिन किसान का हालत क्या है, हम उनसे सुनेंगे। एक छोटी सी वीडियो प्ले करता हूं, लेकिन उसके पहले एक फॉरवर्ड, सर ये साजिश क्या है, और एक भी वीडियो बताता हूं। वो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन करने वाले स्वामीनाथन जी उलट पलट हो गए। वो केमिकलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सीड्स बनवा के वो फसल इतना हो गया, हम सेल्फ रिलायंट बन गए देश, सब कुछ हमारे पास है बोल खत्म करके, पर्यावरण से लेके किसान की आरोग्य स्थिति से लेके, जब हम वो खाते हैं ऐसे फसल जो केमिकल्स ही केमिकल्स, यो फर्टिलाइजर्स हो या पेस्टिसाइड्स, ऐसे फसल हम जब खाते हम बीमार हो रहे हैं। इसके पहले कभी नहीं देखा मेरे देशवासियों। आप वीडियो प्ले कर रहे हैं स्वामीनाथन के, उसके बाद में काफी कुछ बदलाव आया किसान में। किसान नहीं, किसान की आरोग्य परिस्थिति खत्म हो गई, पर्यावरण से वो खत्म हो गई। जब वो ऐसी फसल हम खाए, हमारी जिंदगी क्या है। 20 साल पैसे पहले क्या जिंदगी थी, आज हमारी जिंदगी क्या है। क्या है ये हकीकत नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों आया, हॉस्पिटल्स हम क्यों जा रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जाके कारपोरेट हॉस्पिटल्स क्यों आए। ये बड़ी साजिश नहीं है, कारपोरेट माफिया, ये सब मिलकर हम वो किसान से लेके पर्यावरण से लेके जो खाते हैं, उसी में सब कुछ खलती, सब कुछ दूसरा माल। ये सब कुछ सही है नहीं, आप ही सोचो। सर जी बोलिए, बाद में मैं वीडियो बताता हूँ क्या हाल है सब देश में। किसान वर्सेस मिडिल क्लासेस, वो कहते हैं कि मिडिल क्लासेस एक ही पे कर रहा है इनकम टैक्स, किसान को छूट ही छूट है। क्या ये सही है। नहीं, इसमें देखो एक बात तो जो सोचने वाली है वो ये है कि फार्मर पे इनकम टैक्स क्यों नहीं लग रहा। वो इसलिए नहीं लग रहा कि सरकार फार्मर के प्रति कोई दयावान है या फार्मर के प्रति कोई वो उनको ज्यादा सिंपैथी है। वो इसलिए नहीं लगा रहे कि फार्मर से कोई भी इनकम आने वाली नहीं है इनकम टैक्स। मैं आपको एक मोटा मोटी एग्जांपल देता हूँ। वो ये है कि इंडिया में पूरे मुल्क में 80% हमारे जो फार्मर हैं वो 2.5 एकड़ से कम के मालिक हैं। 80%। इवन पंजाब में भी 78% जो फार्मर है वो 2.5 एकड़ से कम की मालकी वाले हैं। और जो हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है वो एक हमें बात बताते हैं कि एक फार्मर को जो एक साल में 3 फसलें लेता है, वैसे इन जनरल 2 क्रॉप ही आती है, लेकिन कोई फार्मर जो 3 क्रॉप निकालता है साल में, उसको वो कहते हैं 50,000 से लेकर 1 लाख तक पर एकड़ इनकम होती है। और उसका अगर वो जो जो उसका खर्चा होता है अगर उसको निकाल लें तो हमारे को प्रति एकड़ 12 से 15 हजार पर एकड़ बचता है। अगर हम इन इन वाली इनकम वाला फार्मूला भी लगा लें, जो मिडिल क्लास को थोड़ी गलत फहमी है मैं उसको दूर करना चाहता हूं कि अगर 50 से 1 लाख बनता है तो एवरेज 75,000 रुपया पर एकड़ बना इनकम। ठीक। अगर 2.5 एकड़ है हमारे पास तो कितना बना,
तो 75 थे 75 1.5 हो गया, 1.5 हो गया, 1.5 लाख। और मतलब 2 लाख भी नहीं बनता। अगर हमारी इनकम 2 लाख बनेगी तो फिर आप हमें ये तो बताओ ना कि फिर इसकी सीमा है जो इनकम टैक्स स्लैब जो बनाई हुई है वो तो मिनिमम 7 लाख है। जिसके पास 7 लाख इनकम आती है वो भी मतलब रिटर्न भी नहीं भरता, वो देता भी नहीं टैक्स। हाँ, इनकम टैक्स की बात करता हूं मैं, टैक्स की बात नहीं करता। टैक्स तो सबसे ज्यादा हम देते हैं। वो टैक्स बाद में आएंगे सबसे फिर। ज्यादा पहले गरीब लोग देते हैं, पहले जिसमें पहले हमारा टैक्स के, फार्मर होता है। टैक्स बाद में आएंगे, पहले पहले इनकम टैक्स करने जाएंगे, पहले इनकम टैक्स ही। पहले इनकम टैक्स की बात भी करते पहले इनकम टैक्स की बात करते हैं कि इनकम टैक्स में अगर हम करें ये बात कि एक्सपर्ट की ही माने, ये भी वहां होती है 75,000 पर एकड़ इनकम, जहां एमएसपी मिलती है। और ये इंडिया गवर्नमेंट का आंकड़ा भी यही है कि 15-16% लोग ही ऐसे हैं, मतलब फार्मर ही ऐसे हैं जिनको ये एमएसपी मिलती है। अगर एमएसपी मिलने वालों को भी थोड़ा इनकम हो रही है तो वो तो इनकम टैक्स की स्लैब में देती समझते हो कि वो फार्मरों से टैक्स नहीं लेना चाहती। देखो, हमारे एक कहावत है पंजाबी में कि जोक होती है ना, जोक एक मतलब छोटा सा वो है, पानी में रहने वाला वो एक जानवर है। वो जोक कहाँ लगती है? जहां खून होता है। वो जब हम मतलब तालाब में पशु छोड़ते हैं ना, तो तालाब में उन भैंसों पे जोक लगती है जिस पे खून होता है। अगर हमारे में खून हो तो सीतारमन हमारे पर भी लगा दे। और अगर इसको हम इस डाटा को मान लें, एक्सपर्ट के डाटा को मान लें, 75,000 पर एकड़ तक वाले को, तो भी करीब करीब 10 एकड़ का फार्मर भी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता सर जी। 7 लाख ही होता है। और जो आते हैं, हाँ, जो क्योंकि आप लगा लो 75,000 के हिसाब से करीब 10 एकड़ वाला भी मसई आएगा, 10 से पौने 10 एकड़ वाला भी नहीं आता उसमें। हम्म। तो इसीलिए जो फार्मर पे टैक्स नहीं लग रहा ना, इनकम टैक्स नहीं लग रहा, उसकी वजह यही है कि उन्होंने हिसाब लगा रखा है सरकार, फार्मर पे एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगाते, इनकम टैक्स नहीं लगाते। इनकम टैक्स है कहाँ जहाँ आएगा? इंडिया में भी कौन कितने लोग हैं जो इनकम टैक्स देने वाले हैं? ये भी तो 2-2.5% है। और अगर एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स लग गया तो जहां तो 2% भी नहीं है इनकम टैक्स देने वाले। और वो 2% कौन है जो इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे? वो बड़े फार्मर वो ही हैं जिसमें ज्यादा तो पॉलिटिशियन है, या उसमें बड़े ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट का है। और ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन वो अपने पे कैसे लगने देंगे इनकम टैक्स? ये तो मिडिल क्लास को गलत फहमी है ना। इसलिए मिडिल क्लास को ये गलत फहमी अपनी दूर कर देनी चाहिए। और जो लोग ये प्रचार करते हैं कि यार हम तो देते हैं टैक्स, खेती वाले देते नहीं, मतलब हम देते हैं कम, जॉब करने वाले लोग हैं ये तो टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, और फार्मर इनकम टैक्स नहीं देते। और हमारा खुला चैलेंज है उनको, यार आप हमारे जमीन सामो, हमारे बच्चे को और बीच बीच आप में जॉब दे दो। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सुखदेव सिंह साहब, डॉक्टर बीच। साहब, हम ये कह रहे हैं कि अगर उनको ये लगता है कि यार इसमें, आपकी वॉइस पूरी खत्म हो गई नाउ। अच्छा, आप हम ये बोलिए। कह रहे हैं कि हाँ, बोलिए। अगर जो जॉब करने वाले लोग हैं उनको ये लगता है कि हम तो इधर तो ठीक है, या अब ठीक मैं है? थोड़ा इधर उधर होता हूँ। हाँ, बोलिए। अब ठीक है क्या? अब ठीक है अभी। हाँ, अब जब मिडिल क्लास, हाँ, मिडिल क्लास को अगर ये बात लगती है ना कि फार्मिंग में ज्यादा फायदा है,
उसमें इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, तो हम कह रहे हैं कि वो जॉब छोड़ के यार फार्मिंग करनी शुरू कर दे। अच्छा। हम उनको फार्मिंग करने से रोक थोड़ी सकते हैं। कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को जॉब दे दो यार, आप फार्मिंग कर लो, हमारी हमारी खेती करनी है, हम जमीन आपको फिर दे देंगे। फिर बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है तो आज ये करके तो देखो ना सो इज इनवाइटिंग मिडिल सर जी, क्लास। ऐसी कंडीशन है मैं एक वीडियो प्ले करता हमारी हूँ तब आजकल ग्लोबल वार्मिंग। आई प्ले दिस वीडियो, क्योंकि बीच बीच में आवाज खत्म हो जा रही है, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो प्ले करना चाहता हूँ। सी सुसाइड्स, एक सेकंड, ये बता रहा हूं मैं लोगों को, आपको दिखाई देता हूँ। तो दिस इज द शो वी हैव डन ऑन फार्मिंग कम्युनिटी long back. That is also I'm showing why suicides, why there is no minimum support price for the farmers. This show was done way back. Suicides, problems of farmers, ఆత్మహత్య కిసానों की సమస్య, రైతుల ఆత్మహత్యల సమస్యలు. సుఖ్దేవ్ సింగ్, we have clearly done some time back. You can always go through that video. And now now I'll show this video, which is not this one. This I'll try to show after some time. Now this video which has gone viral, I like to I'll play. tell you how to save 100% on income tax. Step one, you have to grow grass. आपको घास उगाना है. Easily in your home, in your balcony, on your terrace. And it's very, very legal process. To your HR and tell them you don't want any salary. They would be happy. Step three, tell your HR that your company should buy grass from you to the tune of salary. Your salary is 1,000 rupees. Maybe they can buy 50 strands of grass for 1,000 rupees each. Completely legal process. Now what happens? Your income from salary becomes zero. And all you have is income from selling agricultural produce, which is not taxable in India. This way, you can save 100% on income tax. No need to worry about TDS, no need to worry about investment. Very, very easy, legal, simple process. Follow me for more such financial advices. Thank you. In this video, I'll tell you how to save 100% on income tax. Step one, you have to grow grass. अब बोलिए, अब देखिए, ये बोलता है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो खेती बाड़ी से जो भी आता है फसल, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, 100%। इसीलिए कहता है कि आप घर में, घर के बाहर घास को ये कर दीजिए, और घास को खरीदने के लिए बोलिए, और इसके पूरा 100% आपको छूट मिलेगी इसमें। सुखदेव सिंह साहब, बात ये है कि घास इकट्ठी करनी कोई इतना सौखा काम नहीं है जितना इन्होंने ऐसे बता दिया। अब हमारी कंडीशन खेतों में ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो वेट वाला टेम्परेचर बढ़ रहा है ना हमारा, उसमें हवा में नमी की वजह से कि पंजाब में कोई भी फार्मर 10 बजे से बाद काम नहीं कर सकता खेत में। अगर वो 10 बजे बाद काम करेगा ना, तो हीट स्ट्रोक से खेत में गिर जाएगा, वो घर नहीं आ सकता। खेती का काम I'm going to connect him back. Now he is trying to put the facts to the very clearly to all Indian citizens, where there is trying to be a wedge between farmers and taxpayers. Unfortunately, now he is trying to make it very clear. Suppose in case you take it liberally, for 70,000 per acre we get in a year average. So even the 10 acres farmer will come under the ambit of 7 lakhs waiver, 7 lakhs. So that waiver only is even 10 acres. But he says more than 1.5 to 2.5 acres only are owned by more than 80% of the farmers across India. Sir, please. बोलिए सर। जी, आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर, बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है सर। अच्छा अच्छा। इसलिए मैं एक बात तो ये कह रहा हूं कि अगर मतलब खेती करना इतना सौखा काम हो ना, तो लोग सैलरी के लिए मारे मारे क्यों फिर रहे हैं? सैलरी के लिए जो यूथ है, मतलब जो जॉब के लिए, खास करके जॉब करने के, He'll come back. If
if agriculture is going to give you so much of money, no taxes, why are you not coming into agriculture? This is what is question farmer from Punjab, Sukhdev Singh ji, straight question to all those who are trying to make this video blaming farmers. He is asking, why don't you come and do farming? You think farming is so simple? In climate change, we can't go out after 10. Yes, sir, please, बोलिए. हाँ, अगर खेती में इतना कुछ बचता हो तो सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में सुइसाइड कौन कर रहा है? वो फार्मर ही तो कर रहा है। अगर फार्मर सुइसाइड कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? कि उसके ऊपर डेप्ट है, कर्ज है उस पे, वो अपना कर्ज नहीं दे सकता, वो अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, वो मतलब अच्छे तरीके से अपना कोई ठीक ठाक मकान नहीं बना सकता। अभी तो हमें थोड़ी सी Yeah, he is asking you to come into this field, and he is clearly stating most suicides in India are by farmers. Why? Because this income is not at all adequate to run or maintain a family, to perform or a marriage, to take care of health or education or otherwise. That income is, yes sir, please बोलिए. हाँ, अब तो हमें ये लग रहा है कि विधानसभा में भी पानी है, पार्लियामेंट में भी पानी टपक रहा है, वहां भी बाल्टियों से, जैसे हम घरों में पानी निकालते हैं बाल्टियों से पानी निकाल रहे हैं। तो हमें इस बात की तो तसल्ली हो रही है कि ये अरबों खरबों रुपया खर्च करने वाले भी की छत भी टपक रही है, और हमारी तो टपक ही रही है, गरीब लोगों की तो, फार्मर की तो टपक ही रही है। इसलिए ये जो लोगों को ये लग रहा है ना कि फार्मिंग में बहुत ज्यादा इनकम है, Middle classes, tax paying citizens, my Ernest, you are going to get loan and all other facilities. Can a farmer get except on his agriculture produce or agriculture? He cannot get normal loans. Now these days they are trying to give loans in different ways for marriage, for education. But does farmers' children qualify? Yeah, sir, please बोलिए. हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि फिर आप अपनी नौकरी छोड़ो, आप फार्मिंग में आओ ना। इंडिया को अनाज की जरूरत है, ज्यादा फार्मर की जरूरत है। हाँ बोलिए सर. खाता है कौन, खरीदता है कौन, बेचता है? ये फेक वीडियो बनाकर ये फार्मर कम्युनिटी को की बेइज्जती कर रहे हैं कि ये तो फार्मर ही है जो पूरे दुनिया, जो हमारे पूरे लोगों को और मतलब खिला रहा है। अगर फार्मिंग करना छोड़ देना तो जो इनको लग रहा है कि कंपनियां फार्मिंग करेंगी तो आप गेहूं मतलब खरीदने के लायक नहीं रहेंगे, आप मूंग की दाल खरीदने के लायक नहीं रहेंगे, आप सरसों का तेल खरीदने के लायक नहीं रहेंगे, आप नारियल तेल खरीद नहीं पाओगे कंपनियों से। अब देखो ना, 100 ग्राम आलू का चिप्स बनाते हैं, 100 ग्राम आलू लगता है उसमें कंपनी का, और वो तो देता है आपको 20 रुपए में हवा भर के उसमें उसका गुब्बारा बना के, और फार्मर देता है 10 रुपए केजी पूरा आपको। 10 रुपए केजी भी नहीं, 5 रुपए केजी बिक रहा है हमारे खेत से, मतलब जो आलू है। अरे तो सर हम जी, तो हाजी आप मतलब 5 रुपए की बात कर रहे हैं। मैं मनमोहन सिंह जी और हमारे निर्मला सीतारामन जी और राहुल गांधी जैसे सब राजनीतिक दल लीडर्स को आज मैं खरीदारी करने के लिए गया। सब्जी आलू की दाम 67 to 70 रुपीस है सर, 48 रुपीस ऑनियंस। इसीलिए माय डियर टैक्स पेइंग सिटीजन्स, व्हाट इज डिमांडिंग इज, if farmers are not there, if you directly buy from the corporate companies, what will be the price? You understand? And best example what he gives is, farmer is selling his potato in Punjab this day. Am I right, sir? जी बिल्कुल। असल में ये है ना कि हमारे खेत से जब आलू उठाया जाता है तो हमारे खेत से जो 40 केजी का आलू है, ठीक है, वो तो 5 रुपए के हिसाब से उठाया जाता है ना।
हमें तो एक बोरे का 40 केजी के बोरे का मतलब वो 2,000 रुपये ही मिलता है ना। So 5 तो rupees जब per वो फिर potato वो बोरा kg. उठा के Yeah, बोलिए. आप ये देखो ना, जब वो बोरा उठा के आप 40 किलो वाला, जो जो हमें 200 रुपए का मतलब मिल रहा है 40 किलो वाला, तो वो बोरा उठा के आप जब ये लोग जब वो उसको लगाते हैं इसमें कोल्ड स्टोर में, और कोल्ड स्टोर में लगा के ये जमा कर लेते हैं, और उसके बाद ये जब हमारे खेतों में से आलू खत्म हो जाता है तो फिर उसकी प्राइस बढ़ती है। फिर वही आलू 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो और 25 रुपए किलो तक भी बिकता है। इसलिए जो फार्मर है वो तो उसको तो 5 रुपए केजी ही मिला ना। आपको अगर 25 रुपए या 30 रुपए केजी मिल रहा है, उसमें फार्मर का तो कोई कसूर नहीं है। फार्मर में ने तो प्रोडक्शन की, और उसके खेत में से तो वो बोरा मतलब 40 केजी वाला वो 200 में ही गया ना। हमारे को क्या मिला? Yeah, I'll फार्मर को तो explain. पांच मैं रुपए एक बात केजी मैं मिला। explain करता हूँ ये. My dear fellow जी citizens, tax paying citizens, middle classes, farmer today is selling potato at rupees 5. So for 40 kgs they are getting 200 rupees. And when today I went and bought, it was 65 to 70 rupees per kg potatoes. And chips, which corporate companies sell, 5 grams or 10 grams of chips, they are selling at 20 rupees by filling water. I mean air. The same 5 rupees per kg, the farmer is selling, my dear citizens. New, you understand. And another, what he says is, they are buying at 5 rupees, they are keeping it in cold storage, hoarding it, not storing it with Food Corporation of India. This is where Modi government, from Vajpayee government till Modi government, they were trying to remove control over essential commodities. All vegetables and vital things they are removing. So pricing is done by this. So they are buying at a lesser price, 5 rupees. They will keep it in the cold storage. Meanwhile, chips and all 20 rupees per 10 grams they will sell. And they will release into the market to sell it at 60, 70, 80, 100 rupees. So farmer is not getting anything at 5 rupees only. So that is why, where is this money going? My dear fellow citizens, this is what his appeal is. We work so hard, and during climate changes, after 10, we cannot even go out. How difficult it is. Neither we have a proper house nor good health because of all that heat, climate change, and nor we are getting minimum support price. And I am talking about minimum support price produce only. Only they will get 70,000, means 70 lakhs for 10 acres in an year. That is a tax exemption. That is why you are saying we are not paying. But what is our hard work? That is what the example about potato. 5 rupees he is getting. Chips which we buy and eat, 20 rupees for 100 grams. Imagine, he is selling 1 kg at 5 rupees. We are buying it at 20 rupees. Are you questioning them? My dear citizens, why don't you question? Yes, sir, please. और एक थोड़ी छोटी सी वीडियो बनाता हूं मैं आपको. यहां पर भी ये मैं टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेशन ऑन एग्रीकल्चर इनकम कैसा होता है. डिस्पाइट द फैक्ट दैट इनकम टैक्स फ्रॉम एग्रीकल्चर इज नॉट subject to income tax in India, the income tax of 1961 outlines a procedure for indirectly taxing revenue. It combines the aforementioned requirements with a portion of the income from both agriculture and non-agriculture. So they are combining non-agriculture. See, a taxpayer receives agriculture income of 3 lakhs. His earnings from non-agriculture sources are 5 lakhs. As a result, the following is how agriculture income tax for the financial year is determined. See, tax on non-agriculture income plus net agriculture income. 3 lakhs plus 5 is equal to 8 lakhs. Tax on the first 2 lakhs 50,000 is nil. Tax at 5% on the second, 12,005%. Tax at 20% of the balance is 60,000. This is how the capital gain on sale of agriculture land is also exempted for a matter, but this time they have removed that also. There is a table also which clearly says what is agriculture income and what is non-agriculture income. So they combine both. Here I am showing you. Agriculture income, income from the sale of seeds. Non-agriculture income, income from poultry and dairy farming. This is charged again. Income from growing flowers and creepers. Agriculture income. Income from beehiving.
income from growing bamboo, income from fisheries. So income from the sale of replanted trees, income from cutting and selling timber trees. Rent received for agriculture land, not taxable. But receipts from TV serial shooting in a farmhouse is taxable. Profits from a firm involved in agrarian activities, not taxed. Income from agriculture land held as stock is taxed. Interest on capital received from a firm engaged in agriculture activities, not taxed. But dividend paid from a firm's agriculture income becomes non-agriculture income and it is taxed. And I'll show this small video where she says, आज हम एक फूड सरप्लस देश बन चुके हैं। इस अचीवमेंट में किसानों का ही हाथ था। लेकिन एट द कोर एग्रीकल्चर एक हाईली रिस्की वेंचर होता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश लेट हो सकती है, जल्दी आ सकती है, कम हो सकती है, हद से ज्यादा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है और नुकसान सिर्फ किसान का होगा। हाल ही में न्यूज आई कि कर्नाटका के 1100 किसानों ने अपनी जान ली है और हम कर्नाटका को टारगेट नहीं कर रहे, देश के कई स्टेट्स में यही हाल है। क्या एथिकली ऐसे किसानों को टैक्स करना सही होगा? और लास्टली समझते हैं कि क्या पॉलिटिकली एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स किया जा सकता है। इंडिया हेट्स रिफॉर्म्स। हम कहते हैं कि हमें बदलाव की जरूरत है, लेकिन क्या हम किसी भी बदलाव को वेलकम करते हैं? हर एक क्रिकेट टीम का कैप्टन भी बदला तो आधे लोग हमारे ही प्लेयर्स को स्टेडियम में गालियां देने लगते हैं। और हम बात किसानों की कर रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी किसी ना किसी रूप में किसानों से जुड़ी हुई होती है। या तो लीडर्स के खुद के खेत होते हैं, शुगर फैक्ट्रीज होती है, या फिर उन्हें कैंपेन के समय आने वाला पैसा किसानों से ही आता है। तो एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगाना एक पॉलिटिकल सुसाइड होगा। जो भी सरकार इसकी बात भी छेड़ेगी, जनता उसे जमकर पीटेगी, लोग रास्ते पर उतर आएंगे, मीडिया इमोशनल ब्लैकमेल करेगी और भारत पर अपनी नजरें टिकाए मियां खलीफा और रिहाना तो बैठी है। हम यहाँ बैठकर कितने भी आंसू क्यों ना बहाए, भारत में एग्रीकल्चरल टैक्स नहीं आने वाला। लीगली, एथिकली, पॉलिटिकली, जो भी रीजन आपको मानने हैं मान लीजिए। हाँ, राजा महाराजाओं के समय जो राजा कहता था जनता के लिए वही हुक्म होता था। आज भारत एक डेमोक्रेसी है तो सबको पता है कि देश के लिए सही क्या है, लेकिन करेगा कोई नहीं। चैप्टर 3, रोना बंद कीजिए। वेल, डिप्रेस मत हो जाइए। इनकम टैक्स ने एग्रीकल्चरल इनकम को तो टैक्स से बाहर रखा है, लेकिन कुछ ऐसी तरकीबें अपनाई हैं कि इनडायरेक्टली वो किसानों पर टैक्स लगा पाए। हम जीएसटी की बात नहीं कर रहे, एक कैलकुलेशन के तौर पर समझाती हूँ। मान लीजिए आपका दोस्त रिंकू एक फार्म हाउस ओन करता है और साल में 50 लाख रुपए फल बेचकर कमाता है। साथ में एक नौकरी भी करता है और नौकरी करके 10 लाख रुपए कमाता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है पहले दोनों इनकम को ऐड करो, 50 लाख एग्रीकल्चरल इनकम और 10 लाख नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, हुए 60 लाख। अब 60 लाख इनकम के हिसाब से तू कौन से टैक्स ब्रैकेट में आता है? 30%। तो तुझे 10 लाख के नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पर 30% टैक्स देना होगा। न्यू टैक्स रेजिम के टैक्स स्लैब के हिसाब से अगर उसका एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होता तो 10 लाख रुपए पर उसे 15% टैक्स लगता। अब 30% लगेगा। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्मार्ट है, वो एग्रीकल्चरल इनकम को कंप्लीटली छोड़ता नहीं है। ऑफ कोर्स ये सिर्फ उसी सिनारियो में काम करता है जब कोई इंसान अपने इनकम टैक्स रिटर्न में एग्रीकल्चरल इनकम डिक्लेयर करता है। सपोज उसने सारा एग्रीकल्चरल इनकम कैश में लिया है, तो देन दिस क्वेश्चन इज मूट बिकॉज देयर इज नो वे ऑफ ट्रैकिंग इट। ऑफ कोर्स ये कोई बड़ी विक्ट्री नहीं है, क्योंकि 60 लाख रुपए कमाने वाले सैलरीड एम्प्लॉय से 60 लाख रुपए कमाने वाले रिंकू का टैक्स बहुत ही कम होगा। प्लस ये टैक्स अवॉइड करने के भी कई लूप होल्स हैं, और वैसे भी फोकस सिर्फ किसानों पर ही क्यों? पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने वाला सारा डोनेशन टैक्स फ्री होता है, इसलिए तो डिमोनेटाइजेशन के बाद भी एक भी बड़ा पॉलिटिशियन जेल नहीं गया। सारे लोगों ने अपने ब्लैक के पैसे व्हाइट करवा ही लिए। बीसीसीआई एक चैरिटेबल ट्रस्ट है तो वो भी बहुत टैक्स बचाती है। कई अमीर लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्यों खोलते हैं, और अगर कुछ और नहीं तो स्विस बैंक तो है ही। मॉरिशस में शेल कंपनी खोलने का ऑप्शन तो है ही। टैक्स से बचने के कई तरीके होते हैं, एग्रीकल्चरल इनकम बस एक तरीका। चैप्टर 4 कंक्लूजन। My perfect job, क्योंकि अब 4 मिनट है, आप बोलिए सर, आप क्या बोलना चाहते हैं देशवासियों को? नहीं, देखो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अगर बहुत सारे लोगों को जैसे इन्होंने कहा ना कि एक फार्म हाउस चलाता है 60 लाख कमाता है, यार ऐसे तो अगर सपोज ही करना है तो फिर तो 60 करोड़ कर लो ना।
हम कह रहे हैं कि आप फार्मर की इनकम, जिसको आप अब देखो ना, फार्मर की इनकम बताते कैसे हैं, जो मतलब जो है ना, सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया का 2016 का जो आंकड़ा है, जिससे आधार पे इन्होंने कहा था कि हम इनकम डबल करेंगे, तो उसमें कितना था, मतलब इनकम कितनी सी पर, मतलब जिसको हम दिहाड़ी बोलते हैं ना, डेली की इनकम एक फार्मर की, वो फार्मर को ये मानते हैं, फार्मर फैमिली को 5 लोगों की फैमिली माना जाता है, उसमें 42 रुपए पर हेड डेली का इनकम था 2016 के सैंपल सर्वे में। और अगर आप उसको कह रहे थे कि हम दुगनी कर देंगे, तो 42 रुपी से आप 44 कर दोगे, 84 करोगे या 85 करोगे, यार 100 रुपए तो डेली आप इनकम देने के लिए तैयार नहीं है फार्मर को, और टैक्स लगाने के लिए ये लोग आगे आ जाते हैं। हम कह रहे हैं कि यार हम तो बड़ी खुशी खुशी टैक्स देंगे ना, हमारी करोड़ रुपया बना दो ना, मतलब हमारा कोई ऐसा सिस्टम बना दो कि जो 5 एकड़ की, जो 2 एकड़ की, जो 1 एकड़ की खेती करेगा, उसको सरकार जो भी वो कमा के देगा, उसका वो जैसे सैलरी वालों को होता है ना, कोई काम ज्यादा करता है, कोई कम करता है, सैलरी तो बराबर ही है ना सबकी, एक एक टाइप की सैलरी है। और हमारी भी ऐसी बना दो फार्मर की, हम भी टैक्स दे देंगे, हमें टैक्स देने में क्या प्रॉब्लम है। जो सरकार हमारे से टैक्स नहीं लगा रही, वो ये इसलिए नहीं लगा रही कि फिर फार्मर विरोध करेंगे, उसको वोट नहीं देंगे, उसको ये नहीं करेंगे, वो इसलिए नहीं लगा रहे कि उनका जो नेशनल सैंपल सर्वे है वो बता रहा है कि वहां ब्लड ही नहीं, जोक लगाएंगे कैसे। हमारे में वो उन्होंने देख लिया ना, इनमें ब्लड ही नहीं, जोक कैसे लगाएंगे। इसलिए सीतारमन इतनी भोली भाली नहीं है कि अगर फार्मर दे सकता हो तो वो इनकम टैक्स ना ले, वो और तरीके से हमारे से टैक्स ले लेती है। जैसे हम, आप कार खरीदते हो, वो मतलब 0 इंटरेस्ट पे भी कार मिल जाती है आपको। अगर हम ट्रैक्टर खरीदते हैं तो 28% जीएसटी लगती है, वो भी तो टैक्स ही है, वो और क्या है। आप देखो ना, जो निचले वाले गरीब 50% लोग हैं, वो सबसे ज्यादा जीएसटी देते हैं, 74% जीएसटी सिर्फ लोअर 50% लोग देते हैं, जिनकी इनकम ही कोई नहीं है। क्योंकि उसने अगर 250 ग्राम का दूध का पाउच खरीदा, उस पे भी जीएसटी है। अगर उसने 100 ग्राम का दही का पाउच खरीदा, उस पे भी जीएसटी है। आटा खरीदा 1 केजी, उस पे भी जीएसटी है। यार जीएसटी से सबसे ज्यादा जीएसटी कौन दे रहा है? वो तो गरीब लोग दे रहे हैं, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं लगा रहा है कि 74% जीएसटी सिर्फ जो लोअर 50% लोग हैं या समय खत्म हो तो गया वो सर, दे रहे हैं। या यही समय खत्म हो गया, फिर और एक सीरीज बनाएंगे। आई होप नाउ इट इज वेरी क्लियर फॉर इंडियंस how farming community is suffering, how lower income group is paying more GST than anyone else. I hope it is clear. This show is meant to unite India, क्योंकि there